सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। खबरों की शुरुआत गोरखपुर की खबर से करेंगे, जहां पर गोरखनाथ मंदिर में लगा जनता दर्शन का कार्यक्रम। तो सीएम योगी ने जनता दर्शन किया। दूर दूर से फरियाद लेकर आए थे फरियादी। सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। दिव्यांग की 6 महीने की पुत्री का अन्नप्राशन भी कराया। सीएम योगी ने फरियादियों के बच्चों को किया लाड प्यार। अपने हाथ से मासूम बच्चों को टॉफियां भी बांटी। तो देखिए, आज एक बार फिर से जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा गया, जिस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनकी समस्याओं को सुनते हुए और अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया उनके निस्तारण के लिए। और इसी दौरान तमाम बच्चे भी मौजूद थे फरियादियों के, और उन बच्चों को लाड प्यार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्हें खुद अपने हाथों से टॉफियां और चॉकलेट बांटी। और कहीं ना कहीं वो स्नेह, जो बाल प्रेम सीएम योगी आदित्यनाथ का हमेशा दिखता है, वो कहीं ना कहीं नजर आया एक बार फिर से। गोरखनाथ मंदिर में ये जनता दर्शन का पूरा कार्यक्रम था और इसी दौरान बच्चों को स्नेह देते हुए, प्यार करते हुए नजर आए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता हरेंद्र दुबे गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए एक बार फिर से जनता दर्शन का कार्यक्रम रखा और इस दौरान तमाम फरियादी पहुंचे अपनी समस्याओं को लेकर। एक तरफ समस्याएं सुनी तो दूसरी तरफ देखिए बाल प्रेम जो अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ का नजर आता है, वो कहीं ना कहीं नजर आया। एक खूबसूरत मन मोह लेने वाली तस्वीरें सामने आई। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जब जनता दरबार लगाते हैं तो अगर उसमें कोई फरियादी अपने मासूम बच्चे के साथ नजर आता तो उस बच्चे को लाड प्यार करते हुए टॉफियां देने का काम करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव के बाद ये दूसरा दिन था उनका जनता दर्शन का। और जनता दर्शन में पूर्वांचल के अनेक जिलों से जनता अपनी समस्या लेकर के पहुंची थी। 400 के आसपास जनता मौजूद थी और सबकी एक एक करके समस्या को सुनने का काम किया। और साथ ही मासूम बच्चे का अन्नप्राशन भी कराया। और जो छोटे छोटे मासूम बच्चे आए थे उन लोगों उनको लाड प्यार करते हुए टॉफियां बांटी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का ये अंदाज, ये अनोखा अंदाज जो है, यह जब सांसद थे तब भी देखने को मिलता था, और जब मुख्यमंत्री बन गए हैं पूरे प्रदेश की भार उनके कंधों पर जब आई है तब भी यह करते नजर आए हैं। और खास तौर से जनता से मिलते हैं, जनता की समस्याओं को सुनते हैं और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देते हैं समस्याओं के निस्तारण के लिए। खास तौर से आज जो समस्याएं उनके जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंची, राजस्व विभाग के अधिक थे, लेखपाल की लापरवाही, कानूनगों की लापरवाही सहित कई ऐसे मामले थे जो भाई भाई के बंटवारे का मामला था। धारा 24 के अंतर्गत उस बंटवारा हो सकता था, लेकिन अधिकारी लापरवाही कहीं न कहीं करते हैं, जिसके कारण मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है। आज मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि आप तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर समाधान दिवस के अवसर पर इनकी समस्याओं का समाधान कराएं, ताकि हमारे जनता दर्शन में लोगों की भीड़ ना लगे। लेकिन अधिकारियों को फटकार मुख्यमंत्री हमेशा लगाते हैं। अधिकारी जो है कि उसको लाइटली न लेते हुए, लेकिन आज जिस तरह से फटकार अधिकारियों को लगी है, इससे तो लगता है कि अधिकारी अब खुद जनता दर्शन अपने कार्यालय पर लगाएंगे और लोगों की समस्याओं से बिल्कुल रूबरू होते हुए। कोशिश यही रहती है सीएम योगी आदित्यनाथ की, लगातार निर्देश भी यही देते हैं कि जो लोग फरियाद लेकर गोरखपुर पहुंच रहे हैं, इससे बेहतर है कि उनके जिले में ही उनकी समस्याओं का हल मिल जाए और उन्हें इतनी दूर ना आना पड़े, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ ये फरियादी पहुंचते हैं ताकि सीएम के द्वारा ही उनकी समस्याएं हल हो सके। इसके साथ ही साथ हरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूरे दिन भर का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का? 7 तारीख से ही शिव पुराण कथा चल रहा है गोरखनाथ मंदिर में। देवी देवताओं प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो वह 21 तारीख को कार्यक्रम आयोजित है। ये पहले चरण का शिव पुराण हो चुका है, आज दूसरे चरण का शिव पुराण होगा। अभी थोड़ी देर के बाद कथा
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, कथा का श्रवण करेंगे और वहां जो है कि खास तौर से आज कलश यात्रा मानसरोवर से निकाली जाएगी, उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भी मौजूद रहेंगे। मंदिर गोरखनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है गोरखपुर का जिसमें हर देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी, हर देवी देवताओं का मंदिर मिलेगा, हर ऋषि महात्माओं के प्रतिमाएं मिलेंगी। खास तौर से देवी देवताओं का जो नवनिर्मित भवन बना है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराया जाएगा। 21 तारीख को फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में नजर आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देवी देवताओं की पूजा आवाहन करते नजर आएंगे और उस दिन भी जनता दर्शन का कार्यक्रम लगा करके जनता की समस्या सुनने का काम करेंगे। जी ठीक है हरेंद्र, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बरेली से है जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बरेली दौरा आज है। 11 बजे महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय पहुंचेंगी। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी राज्यपाल। 12 बजे शासकीय प्राइवेट कॉलेजों को लेकर होगी बैठक। दोपहर 3 बजे बरेली से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। तो बरेली का आज ये दौरा रहने वाला है जहां विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी और इस दौरान बैठकों का भी आयोजन किया जाएगा। तो 12 बजे शासकीय प्राइवेट कॉलेजों को लेकर ये बैठक होगी जिसमें राज्यपाल ये बैठक लेते हुए नजर आएंगी। तो दोपहर 3 बजे बरेली से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगी। तो बरेली दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी और इस दौरान 11 बजे महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय पहुंचेंगी जहां पर विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। तो 12 बजे शासकीय प्राइवेट कॉलेजों को लेकर बैठक भी रहने वाली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं। विश्वविद्यालय और शिक्षा से जुड़ी और अधिक जानकारी के साथ अयाज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अयाज देखिए, आज बरेली में राज्यपाल का आगमन होना है और इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और पूरा क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है? जी, राज्यपाल आज बरेली पहुंच रही हैं। उसमें वहां उनकी कई अहम ऐसी मीटिंगें हैं। इंटर कॉलेजों के साथ बैठ के प्राइवेट एक मीटिंग करेंगी जिसमें उन लोगों को संबोधित करेंगी और खास बात यह है कि महिला उद्यमियों के साथ एक सम्मेलन होगा। उसी में वहां उनसे यहाँ के स्थिति जानेंगी, जो कैसे कार्य चल रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको बात करेंगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा माना जा रहा है यहाँ पे उनका। फिर यहाँ से 1:20 पे विश्वविद्यालय के जितने लोग हैं उनसे बैठक लेंगी। विश्वविद्यालय में किस तरीके का कार्य चल रहा है, पढ़ाई को लेकर के क्या है, शिक्षा नीति को लेकर क्या स्थिति चल रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े प्रोग्राम हैं इसको लेकर के। कई उनकी मीटिंगें, सभाएं ऐसी हैं और लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तो उनकी मीटिंग यहाँ शुरू हो चुकी है। 1:10 पे थी यहाँ पे और 1:12:45 पे मीटिंग होगी जिसमें प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, यहाँ के कॉलेज हैं, उनसे जो उनके मालिक हैं, उनसे जो प्रिंसिपल हैं, उनसे बैठ करके यहाँ की स्थिति का जायजा लेंगी। किस तरीके की पढ़ाई में क्या क्या बदलाव होना चाहिए या किस तरीके की ऐसी जो नीतियां हैं उन्हें लागू की हैं। अभी जो लागू हुआ है नई शिक्षा नीति वो लागू की है तो उसमें किस तरीके परेशानियां आ रही हैं या किस तरीके का क्या क्या उसमें सामने अब तक कठिनाइयां आई हैं। फिलहाल इसको लेकर मीटिंग की तैयारियां तेज हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है यहाँ पे पूरी तरीके से उनका। और कोई अब किसी तरीके की मीटिंग में अब थोड़ी देर में एक मीटिंग दूसरी शुरू होने वाली है। जी ठीक है अयाज, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर की नई सरकार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लेगी शपथ। तो नव निर्वाचित महापौर सुषमा खरकवाल और पार्षदों का शपथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। शपथ समारोह के लिए नगर निगम की तैयारियां भी शुरू हो गई है। महापौर पद के लिए सुषमा खरकवाल ने जीता है चुनाव। तो शपथ समारोह की तारीख 1-2 दिन में तय हो जाएगी, लेकिन देखिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है और इसे लेकर आपको बता दें कि लगातार किस तरह से तुरंत कार्य किया जाए और बैठकों के भी दौर शुरू होंगे। इसके बाद 1 महीने के अंदर ये बैठकें भी की जाएंगी जिसमें तमाम नगर पंचायत, नगर परिषद के लोग भी मौजूद होंगे। तो नवनिर्वाचित महापौर सुषमा खरकवाल और पार्षदों का शपथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा।
तो नवनिर्वाचित महापौर सुषमा खरवाल और पार्षदों का शपथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के लिए अब शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया जाएगा। क्या अभी तक तारीखों पर कुछ चर्चा हो पाई है? देखिए, बिल्कुल अभी तक तारीखों पे कोई चर्चा नहीं हो पाई है, लेकिन साफ है कि जो उत्तर प्रदेश में जितने 17 निर्वाचित जो महापौर हैं उन सबका शपथ ग्रहण एक ही दिन होगा। यानी कि वो साफ है कि एक ही दिन करने को लेकर के शासन बहुत ही जल्द जो है वो तारीखों का ऐलान कर देगी और जल्द ही इन तारीखों का ऐलान करने के बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य समारोह होगा। उस समारोह के अंतर्गत शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहाँ पे नवनिर्वाचित मेयर और नवनिर्वाचित पार्षद सभी लोग जो है शपथ लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से लगातार जो है निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही रणनीतियां तय कर दी थी, उसी कड़ी को लेकर के अब जो है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका कार्यक्रम किया जाएगा। और जो कि सुषमा खरवाल है, वो उनका जो साफ तौर पे शपथ लेने का पहले से ही मकसद था, लेकिन फिलहाल उन्हें अभी रोका गया है और उन्हें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसकी तैयारियों पर तेजी कर दी गई है। यानी नगर निगम की पूरी टीम जो है वो वहां पे पहुंच करके अब तैयारियां पूरी तरीके से सुनिश्चित करा रही है, क्योंकि कैसे इस बार शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन फाइनली ये है कि अभी तक डेट का जो है कंफर्मेशन नहीं आया है। शासन बहुत ही जल्द 1-2 दिनों के अंदर डेटों का निर्धारण कर देगा, क्योंकि जो 17 पार्षद हैं वो माफ करिएगा 17 जो मेयर है, प्रत्याशी है, वो एक ही दिन जो है शपथ ग्रहण लेंगे। जी ठीक है संदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को संवारने के लिए बजट को मंजूरी मिल चुकी है। तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए खर्च होगा 18 करोड़ रुपए। अमृत भारत योजना के तहत नई नीति तैयार की गई है। स्टेशन को संवारने के लिए रेल मंत्रालय 18 करोड़ खर्च करेगा। स्टेशन पर सफेद लाइट और कोच गाइडेंस सिस्टम लगेगा। तो वहीं ट्रेंजन डिस्प्ले बोर्ड, उद्घोषणा प्रणाली और 12 मीटर चौड़ा पैदल पुल भी बनाया जाएगा। तो किस तरह से रेलवे स्टेशन को सजने संवारने का काम किया जा रहा है, तो स्टेशन को संवारने के लिए 18 करोड़ रुपए का खर्च। स्टेशन पर सफेद लाइट और कोच गाइडेंस सिस्टम लगेगा। तो ट्रेंजन डिस्प्ले बोर्ड, उद्घोषणा प्रणाली, 12 मीटर का चौड़ा पैदल पुल भी बनाया जाएगा। तो बादशाह नगर रेलवे स्टेशन को किस तरह से संवारने का कार्य को मंजूरी मिली है। तो अमृत भारत योजना के तहत ये नई नीति तैयार की गई है। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन जिसको संवारने के लिए 18 करोड़ की मंजूरी मिल चुकी है, अब कहीं ना कहीं इसकी तस्वीर भी बदलती हुई नजर आएगी इस स्टेशन की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बादशाह नगर में 18 करोड़ की लागत से अगर संवारने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पे उसकी तस्वीर जो है पूरी तरीके से बदलती नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें तो अमृत भारत योजना के तहत नई नीति तैयार की गई है। उस नीति के अंतर्गत जो है रेलवे स्टेशनों को तैयारने और उतारने का काम जो है वो तेजी से चलता चला आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही अगर बात करें तो ऐशबाग के स्टेशन को संवारने के लिए लगभग 19 करोड़ के आसपास का बजट जो है वो जारी किया गया था। इसके साथ ही साथ में वहां पे कई तरीके से बादशाह नगर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के ये इस बार योजना अंतर्गत की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो नीति है, उस नीति के अंतर्गत ही कार्य किए जा रहे हैं। यानी कि साफ है कि इस बार जो है जो स्टेशन होंगे, उस स्टेशन में सफेद लाइट और कोच गाइड सिस्टम और डिजन डिस्प्ले बोर्ड, उपभोक्ता प्रणाली, इन बहुत सी चीजें होंगी जो सुविधा दी जा सकती है। यानी यात्रियों के लिए विशेष तौर पर सुविधा दी जाएगी। प्रतीक्षागृह बनाया जाएगा, इसके साथ वाईफाई सिस्टम से लैस किया जाएगा। इसके साथ सैटेलाइट कोच बनाए जाएंगे, जिसके यात्री वहां पे अपना डिस्प्ले देख सकते हैं कि आखिर मेरी ट्रेन कितनी देर में आ रही है और कितना लेट है। तो ये सारी चीजों को लेकर के इस बार जो संवारने की योजना है वो बादशाह नगर स्टेशन को है। इसमें लगभग जो है 18 करोड़ के आसपास की मंजूरी जल्दी मिलने वाली है। तो यानी साफ है कि इसकी तस्वीर एक बार बादशाह नगर रेलवे स्टेशन की वो संवरने वाली है। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।
वही दिल्ली कैंट से आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान को बड़ा झटका लगा है। वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ कोर्ट ने SC/ST एक्ट में आरोप तय किए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। तो वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जान से मारने धमकाने के आरोप लगे हैं। तो कोर्ट में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। तो दिल्ली कैंट से आप विधायक है वीरेंद्र सिंह कादियान, जिनको बड़ा झटका लगा है। वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ कोर्ट ने SC/ST एक्ट में आरोप तय कर दिए हैं। हालांकि अगली सुनवाई 20 मई को होगी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोप तय किए हैं। तो लगातार मुश्किलें अब बढ़ती हुई आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान की। पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि अब मुश्किलें आप विधायक की बढ़ने वाली है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधानसभा से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने और SC/ST एक्ट में कहीं न कहीं आरोप तय कर दिए। तो निश्चित रूप से मुश्किलें जो है वो आप विधायक की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप विधायक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने ही साल 2022 में एक आरोप लगाया था और इस विधायक पर ये आरोप लगा था कि निश्चित रूप से वीरेंद्र सिंह कादियान ने कहीं न कहीं उस कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी और जाति सूचक शब्द बोलकर बेइज्जत करने किया है और इस तरीके के आरोप वीरेंद्र सिंह कादियान पर लगे थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला जो है वो तिलकबाग थाने में भी दर्ज कराया गया था इस मामले को लेकर। और नीरज का ये भी जगह है कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में 20 मई को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। तो देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान को कोर्ट राहत देता है या नहीं देता है। लेकिन इस तरीके से इस पूरे मामले की बात करें तो 23 अगस्त 2022 को जामनगर हाउस SDM कार्यालय भी इस तरीके की बात करें तो पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था वीरेंद्र सिंह कादियान को। इसके साथ ही अगर बात करें तो SDM कार्यालय विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान अपने साथी के साथ आए तो नीरज का आरोप है कि उन्होंने उन्हें धमकाया और कहीं न कहीं जान से मारने की धमकी दी और जाति सूचक शब्द भी क्या है। इस पूरे मामले में गीतांजलि गोयल उन्होंने 12 मई को विधायक वीरेंद्र कादियान सहित तमाम लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। और अगर हम बात करें तो 20 मई को इस पूरे मामले में कहीं न कहीं सुनवाई होगी और SC/ST एक्ट के तहत भी अदालत ने आरोप तय किए हैं। तो अब देखना होगा कि जब 20 मई को सुनवाई होती है तो अदालत इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला देता है या क्या अगली तारीख कोई सुनवाई के लिए देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर बिजनौर से है, जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे तीनों युवक। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना चांदपुर के पीर उमीर इलाके का ये पूरा मामला है। तो शादी समारोह से ये युवक लौट रहे थे जो बाइक पर सवार थे और इस दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। जिसके बाद परिवार वालों के रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो बिजनौर का ये मामला, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की इस दौरान मौत हो गई है। तो शादी समारोह से वापस लौट रहे थे तीनों युवक। फैजल हमारे संवाददाता बिजनौर से जुड़ चुके हैं। फैजल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे हादसे को लेकर और अधिकारियों के द्वारा अभी तक क्या कुछ कार्रवाई अज्ञात वाहन को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूंगी, बिजनौर के चांदपुर कुंडी का मामला है, जहां 3 युवक नजीबाद शादी में गए थे। बारात के दौरान वापस लौट रहे थे चांदपुर, तो अचानक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिसमें तीनों युवकों की मौत हो गई। अगर बात करें तीनों युवकों की, तो तीनों युवक आपस में चचेरे फुफेरे भाई हैं, जिनका नाम अजमीन, सलमान व फरदीन बताया जा रहा है। अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो पुलिस ने अज्ञात वाहन की प्रार्थना पत्र दे लिया है और अज्ञात वाहन की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है
जल्द सीसीटीवी के द्वारा मामले संज्ञान में लेकर और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो तीनों के जो शव हैं उन्हें कब्जे में ले जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल इस जानकारी को देने के लिए। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है जहां पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी है। तो हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं शादी समारोह से बताया जा रहा है लौट रहे थे ये तीनों युवक और इसी दौरान ये हादसा हो गया जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। वहीं परिवार वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो रो रो कर उनका बुरा हाल। तो परिवार में मातम का माहौल और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना चांदपुर के पीर उमीर इलाके का ये पूरा मामला है। तो हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई है। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना चांदपुर के पीर उमरी इलाके का यह मामला है। निकाय चुनाव ने यूपी की सियासत की दशा तो बदली ही है, लोकसभा चुनाव के लिए दिशा भी तय कर दी है, क्योंकि इन चुनावों में विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार रहे मुस्लिम वोटरों ने ये साफ कर दिया है कि अब उन्हें भरमाकर उनसे वोट लेना आसान नहीं होगा। सवाल उठता है कि क्या वोट बैंक के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलने के लिए यूपी का मुसलमान वोटर तैयार हो चुका है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स में नया मोड़, मुसलमानों के लिए अछूत नहीं रही बीजेपी। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी लहराया भगवा। निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगमों में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया है। जाहिर है कई राजनीतिक पंडितों के लिए ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि अब तक बीजेपी को मुस्लिमों के लिए अछूत घोषित किया जाता रहा था, लेकिन इस दफे तस्वीर बदल गई है। सवाल उठता है आखिर ये हुआ कैसे? तो इसे समझने के लिए कई वजहों की पड़ताल करनी पड़ेगी। बीजेपी की जीत के पीछे सपा और बसपा की रणनीतिक चूक जिम्मेदार रही। आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी को सपा बसपा ने हल्के में लिया। इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। मुस्लिम बहुल सीटों पर, जिनमें मेरठ, शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़ जैसे निगम थे, वहां भी बीजेपी प्रत्याशियों की जबरदस्त जीत हुई। निगम की 17 में से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। ये सीटें रहीं अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, शाहजहांपुर और सहारनपुर। निकाय चुनाव इस मामले में भी दिलचस्प रहा, क्योंकि सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेलने से परहेज नहीं किया। इनमें बीएसपी नंबर 1 पर रही, जिसने 17 मेयर प्रत्याशियों में से 11 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने 4 मेयर प्रत्याशी मुस्लिम समाज से उतारे। मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी ने नगर निकाय में मेयर के लिए कोई मुस्लिम चेहरा भले न दिया, लेकिन नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद पदों समेत वार्ड मेंबर को मिलाकर कुल 395 मुस्लिम चेहरों पर दांव लगाया, जिनमें 5 से ज्यादा नगर पंचायत अध्यक्ष मुस्लिम चेहरों को जीत मिली। तो पार्षद, नगर पालिका सदस्य और नगर पंचायत सदस्यों में बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों को 100 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। इतना ही नहीं, विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए को पहला मुस्लिम विधायक भी मिल गया। यानी साफ है, मुस्लिम वोट बैंक के मामले में बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जो भी मिला वो पार्टी के लिए सरप्लस है। साफ है, बीजेपी ने इस बार मुस्लिम चेहरों पर जो दांव खेला था वो काफी हद तक कारगर साबित रहा है, और बीजेपी ये संदेश देने में कामयाब रही है कि मुस्लिम समाज के लिए वो अछूत नहीं रही। इसकी तमाम वजहें बताई जा रही हैं।
सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था और योगी राज में अब तक लगभग दंगा मुक्त माहौल रहा है, जिसकी वजह से भरोसा बढ़ा है। इसके अलावा मुस्लिम समाज में सुधार की योजनाएं भी एक बड़ा फैक्टर है। साथ ही स्थानीय मुद्दे और चेहरों की वजह से भी बीजेपी को फायदा हुआ है। बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक से फायदा मिला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बड़ी वजह ओवैसी की पार्टी AIMIM भी है, जिसने इस निकाय चुनाव में दमदार दखल दी है। ऊपर से बीएसपी और सपा ने ओवैसी को हल्के में लेकर भी बड़ी गलती कर दी। नतीजा, ओवैसी की पार्टी के मेरठ से उम्मीदवार असद ने 1,16,000 से अधिक वोट पाकर सबको चौंका दिया। मेरठ में AIMIM दूसरे स्थान पर रही, जो अपने आप में पार्टी के लिए रिकॉर्ड है। इसके अलावा 19 से ज्यादा पार्षद पदों पर AIMIM के प्रत्याशियों को जीत मिली, जबकि 3 नगरपालिका अध्यक्ष की सीटें भी ओवैसी की झोली में जा गिरी। नगरपालिका में 33 सदस्य भी ओवैसी की पार्टी के जीत गए, तो नगर पंचायत की 2 सीटों और सदस्यों की 22 सीटों पर भी ओवैसी की पार्टी को जीत मिली। इसके उलट ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन 2017 में बेहद कमजोर था। 2017 में पार्टी के 12 पार्षद, नगरपालिका के 7 सदस्य, नगर पंचायत का 1 अध्यक्ष और नगर पंचायत के महज 6 सदस्यों को ही जीत मिल पाई थी। साफ है, निकाय चुनाव में जो तस्वीर दिखी है वो ये बता रही है कि अगर ओवैसी की पार्टी ने यूपी की सियासत में अपनी दखल ऐसे ही कायम रखी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा या यूं कहें सबसे ज्यादा मुश्किल समाजवादी पार्टी को होने वाली है। ऊपर से बीजेपी की मुस्लिम समाज में बढ़ती स्वीकार्यता भी यूपी के सियासी गणित को उलट पुलट करने के लिए काफी है। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अगर मुस्लिम मतदाताओं के बीच जगह बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये पार्टी के लिए सरप्लस जैसा होगा, जिसका असर न केवल सीटों की संख्या पर दिखेगा बल्कि सपा बसपा के लिए सियासी तौर पर बुरे सपने जैसा साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।